Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with a new video, and in this session we will discuss about kingdom fungi. It's a very important kingdom. बहुत कुछ है फंगाई के बारे में पढ़ने को, बट हमें सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है, बट थोड़ा सा इलैबोरेट करते हुए चलेंगे सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द इंटायर डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई. समझ में आ रहा है ना आपको? तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट स्टिल वो सारी चीजें कवर करेंगे थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में जो एनसीईआरटी में मेंशन है. सो दिस किंगडम फंगाई इंक्लूड्स मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब ये चीज तो क्लियर है ना कि मोनरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर and eukaryotic organism, and fungi includes multicellular and eukaryotic as well as heterotrophic organism. eukaryotic तो है ही, बट मैं यहां मेंशन करूंगा heterotrophic organism. Clear ना? But some exceptions are there in the form of their सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. कुछ यूनिसेलुलर फंगाई भी हैं, तो एक्सेप्शन में जो यूनिसेलुलर फंगाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट यूनिसेलुलर फंगाई इज यीस्ट. ओके, तो दैट यूनिसेलुलर फंगाई इज यीस्ट. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. नीट में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं. यूनिसेलुलर फंगाई, यीस्ट. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है ना, फंगाई वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे फर्स्ट. तो ये पहले किंगडम प्लांटे में था, बट जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाय आर.एच. विटेकर, देन इसे एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया. तो दे वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे. ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. दे वर included in kingdom plantae. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये प्लांटे में था तो इसे रिमूव करके सेपरेट किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट, एंड वी विल डिस्कस नाउ द क्राइटेरिया, द कैरेक्टरिस्टिक विच डिफरेंशिएट्स द फंगाई फ्रॉम द प्लांटे. ओके, so they are totally different from the plant on the basis of, अभी हम लोग ये देखेंगे क्राइटेरिया from plants on the basis of. अब 3 criteria are very important. Okay, number 1, nature of cell wall. ओके, तो एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक, और एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक. ओके, फंगाई एंड प्लांट्स. ओके, सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, फंगाई एंड प्लांट्स. और उसके बाद आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि इसे प्लांटे से रिमूव क्यों किया गया. तो नेचर ऑफ सेल वॉल, तो फंगाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. फंगाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and that mode of nutrition depends upon the pigments. Okay, so mode of nutrition and pigments. Okay, अब ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि mode of nutrition in fungi is heterotrophic. Okay, and pigments are totally absent. ओके, इट मीन्स कि फंगाई लैक्स क्लोरोफिल, और प्लांटे में ये तो मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक है
तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन फंगाई। Whereas in plant, mode of nutrition is autotrophic, क्योंकि plants are capable for photosynthesis, ये चीज आप जानते हैं ना। तो plants are autotrophic, and number 2, it contains chlorophyll and chloroplast, and chlorophyll को seat of photosynthesis माना जाता है। क्लियर ना? तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर रहा है फंगाई को प्लांट से। एंड द थर्ड वन, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड, प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो एक चीज तो आप लोग जानते हैं ना कि प्लांट में रिजर्व फूड इज स्टार्च, whereas in fungi रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और ऑयल। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बाय विच फंगाई गेट सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम प्लांटेड। ये चीज क्लियर हो गई ना? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, द स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी, एंड एंटोनियो माइशेली इज नोन एज द फाउंडर ऑफ mycology. Okay, so study of fungi is known as mycology. ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स पे क्वेश्चन जो बनते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, एंड founder of mycology is Antonio von Micheli. ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिटेट ऑफ फंगाई। ओके, दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, बट हैबिटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। या मैं सिंपली कहूं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई नंबर ऑफ फंगाई। ओके, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले हम लोग हैबिटेट डिस्कस करेंगे, देन हैबिटेट के थ्रू एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई। सो हैबिटेट ऑफ फंगाई में द फर्स्ट वन इज aquatic fungi. So aquatic fungi means those fungi which live in or on water. तो aquatic नाम से क्लियर है ना, which live in or on water. तो जो water में grow करेगा, that fungi are known as aquatic fungi. And इसमें आपको बहुत easily example याद रखने हैं। Okay, two important examples are there: Allomyces and Saprolagnia. Clear? Number 2, Coprophilus. Coprophilus means those fungi which grows on the dung of herbivorous animal. Okay, so these fungi grows on dung of herbivorous animals. Clear now? And number 3, Keratinophilus, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? केराटिन आपको याद होगा ना, इट्स ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन योर स्किन एंड नेल्स। इट सिंपली मीन्स कि ये वो फंगाई है जो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। ओके, नंबर ऑफ फंगल इंफेक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, विच मेनली शोज इचिंग ऑन द स्किन सरफेस एंड कॉजेज डिकेइंग ऑफ द नेल्स। दैट ग्रुप इज नोन एज केराटिनोफाइलिक फंगाई। ओके, तो इट ग्रोज ऑन स्किन grows on skin and nails. ओके, एंड इसमें भी जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केराटिनोमाइसिस
ओके ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है। और एक कैटेगरी और मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज एंटोमोजेनस, एंड दैट ग्रुप ऑफ फंगाई मेनली affects or infects, or they mainly grows on insect. क्लियर ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है about habitat of fungi. Now we will discuss about its thallus organization, its complete structure. तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी मिस हो सकता है या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन भी मिस हो सकती है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो नाउ वी विल डिस्कस द थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय थैलस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द थैलस ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम। ओके, तो थैलस मींस द बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज mycelium. Okay, and mycelium is formed by group of interwoven filament. अब एक चीज जिस पे आपको फोकस करना है, इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज दिस इज अ फिलामेंट, ओके, तो दिस सिंगल फिलामेंट इज नोन एज हाइफे। अगर एक फिलामेंट है देन इट इज नोन एज हाइफे। ओके, एंड व्हेन इट बिकम्स मास, और मास बनेगा कैसे? बिकॉज ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट। तो इस तरह से पूरा एक मास बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक मास बन जाएगा ना। ये जो मास ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट है, दिस मास इज नोन एज माइसीलियम। तो कंप्लीट मास इज नोन एज माइसीलियम एंड द इंडिविजुअल फिलामेंट इज नोन एज हाइफे। क्लियर ना? सिंपल सी चीज थी। So the body of fungus is known as mycelium and it is formed by, so mycelium is formed by group of interwoven filament. When they are closely or compactly packed, it formed mycelium. तो ये पूरा जो ग्रुप है interwoven filament का, which is called हाइफे, तो ये पूरा ग्रुप माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि माइसीलियम इज एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज फ्रॉम किंगडम फंगाई। तो सैक्रोमाइसिस में क्या होता है, ये चीज आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो माइसीलियम इज एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस। ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, तो सैक्रोमाइसिस का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि माइसीलियम इज एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस में फंगल का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे बनेगा? तो सैक्रोमाइसिस में अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सपोज ये इस तरह से सेल का अरेंजमेंट होगा, ओके, विच फॉर्म्स अ लीनियर चेन, एंड इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीडोमाइसीलियम, क्योंकि इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। ये दिख रहा है ना आपको? अगर ये सेल्स अरेंज्ड हो जाएंगे इनटू अ लेयर तो ये बिल्कुल आपको फिलामेंट की तरह दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीडो, मींस फॉल्स माइसीलियम। तो ये फॉल्स माइसीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा बिकॉज सैक्रोमाइसिस इज फॉर्म्ड बाय सैक्रोमाइसिस is formed by aggregation of cell. The cell grouped together in a linear order.
ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो माइसीलियम सैक्रोमाइसिस में नहीं बनेगा, एंड रादर देन माइसीलियम यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इट इज नोन एज सीडोमाइसीलियम। ये भी चीज क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फंगस या किंगडम फंगाई हैज टू इंपॉर्टेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। ओके, तो किंगडम फंगाई हैज टू इंपॉर्टेंट फेज, और ये दो फेज क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी हम लोग समझ लें। तो दे हैव टू इंपॉर्टेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल। ओके, द फर्स्ट फेज इज वेजिटेटिव एंड द सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये हम लोग डिस्कस कर लें। वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज का जो मेजर डिफरेंस है, वेजिटेटिव में क्या होता है कि माइसीलियम जो होता है बहुत हाइलिन होता है, थिन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल। यानी जब तक वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है वो बहुत थिन होगा, बहुत पतला सा फिलामेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल इन वेजिटेटिव फेज। ओके, तो माइसीलियम इज थिन एंड इट इज नोन एज हायालिन। ओके, तो वेजिटेटिव फेज में माइसीलियम थिन होगा एंड हायालिन होगा। हायालिन का मतलब होता है बहुत पतला होगा, एंड इट इज नॉट विजिबल। ओके, ये वेजिटेटिव फेज में विजिबल नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव फेज में ड्यू टू रिप्रोडक्शन ये ग्रो करेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड एक मास ऑफ फिलामेंट बनेगा, और वो मास ऑफ फिलामेंट, वो कॉटनी मास ऑफ फिलामेंट विजिबल होगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज में इट ग्रोज आउट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, and becomes cottony mass. ओके, और ये कॉटनी मास विजिबल होगा, तो देन रिप्रोडक्टिव फेज में ये विजिबल होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग माइसीलियम। आर्मिलेरिया एक स्पीशीज है किंगडम फंगाई का जिसका माइसीलियम लार्जेस्ट माइसीलियम है। तो ये चीज भी नीट में पूछी जाती है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं आर्मिलेरिया। ठीक है, तो आर्मिलेरिया हैज द लार्जेस्ट माइसीलियम इन किंगडम फंगाई। ओके, तो इट हैज लार्जेस्ट माइसीलियम इन किंगडम फंगाई। क्लियर है ना ये? और सबसे जो स्मॉलेस्ट फंगाई है वो है यीस्ट, क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो यीस्ट जो है वो सबसे स्मॉलर फंगाई है। ये भी आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो यीस्ट इज अ स्मॉलर फंगाई। क्लियर हो गया? अब ये जो माइसीलियम है इट इज फॉर्म्ड बाय द interwoven filament or the mass of interwoven filament that is hyphae। अब हम लोग हाइफे का ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे कि किस तरह से माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हाइफे ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स टू फॉर्म माइसीलियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये फंगाई का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन और ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइफे ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स टू फॉर्म माइसीलियम। अब किस किस तरह से हाइफे का अरेंजमेंट होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है लैक्टेनकाइमा। तो लैक्टेनकाइमा में टू कैटेगरीज बनेंगी, एक है प्रोसेनकाइमा और एक है सूडो पैरेन्काइमा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोसेनकाइमा में जो हाइफे होगा वो लूजली पैक्ड होगा। आपने कई बार प्लांट्स में या एनिमल्स में फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू पढ़ा होगा। तो टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल में भी ये क्राइटेरिया आपने पढ़ा है ना, इट मे बी लूजली पैक्ड और कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो इस लैक्टेनकाइमा में जो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोसेनकाइमा, इसमें हाइफा आर लूजली पैक्ड। ओके, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी फिलामेंट्स हैं वो लूजली पैक्ड होंगे। ओके, तो इस तरह से ये लूजली पैक्ड होंगे। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, दे आर वेरी पॉपुलर स्पीशीज, राइजोपस एंड म्यूकर। तो एग्जांपल राइजोपस एंड म्यूकर। ओके, सीडोपेरेन्काइमा में क्या होता है, इसमें हाइफा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है। तो इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा कि बिल्कुल इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं दिखेगा। ओके, तो इसमें हाइफा आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, हाइफे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो इसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, इसका भी एग्जांपल आपको याद रखना है, एगारिकस। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइफे। द सेकेंड वन इज स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल सीडोपेरेन्काइमा की तरह है, बट हाइफा बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली या टाइटली इंटरवोवेन होगा, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा कुशन लाइक, दैट इज स्क्लेरोटिया। ओके, तो हाइफा आर सो कॉम्पैक्टली पैक्ड, हाइफा आर सो कॉम्पैक्टली पैक्ड टू फॉर्म कुशन लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल कुशन की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, एग्जाम्पल क्लैविसेप्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आप लोग जब डिवीजन ऑफ फंगाई पढ़ोगे ना, तो सभी स्पीशीज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने हाइफे होंगे ना, हाइफे मींस अ फिलामेंट। ओके, तो दे फ्यूज टू फॉर्म अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो हाइफा फ्यूज टू फॉर्म, बिल्कुल रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर को हम राइजोमॉर्फ बोलते हैं। तो दे फ्यूज टू फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर ना? सो आफ्टर द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इनटू द वेरियस फॉर्म विच फॉर्म्स माइसीलियम, अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी लोअर फंगाई हैं, इसमें क्या है कि फंगाई जो है वो एसेप्टेट है एंड कोनोसिटिक है। कोनोसिटिक का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। कोनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, और एसेप्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा, तो अपने ग्रुप से ये सेपरेट नहीं होगा।
तो एसेप्टेट का मतलब ही होता है ये सेपरेट नहीं होगा, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द माइसीलियम। क्लियर ना? बट यही चीज अगर हम हायर फंगाई में देखें तो हायर फंगाई में क्या होता है, फंगाई सेप्टेट भी होता है, ब्रांच्ड हो जाता है। ब्रांच्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि जब ये पूरा ग्रुप माइसीलियम का सेपरेट होगा, मान लीजिए मैंने ये सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया, तो ये सेपरेट हो गया ना, तो सेपरेट होगा, ब्रांच्ड होगा विद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। तो जब ये सेपरेट होगा तो ये each with having their own nuclei। बात समझ में आ गई ना? तो लोअर फंगाई और हायर फंगाई में आपको एसेप्टेट और सेप्टेट वाली कंडीशन याद रखनी है। ब्रांच्ड होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि जब ये सेपरेट होगा तो ये अपने न्यूक्लियाई के साथ सेपरेट होगा। ओके, नंबर 2, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये जो सेल वॉल काइटिन से बनता है ना, तो काइटिन है क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, तो काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ, ये भी आपसे पूछा जाता है, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्लियर ना? अब सेल वॉल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, एक एक्सेप्शन है। मेंबर्स ऑफ oomaicids, ये एक डिवीजन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मेंबर्स ऑफ oomaicids एंड फाइटोफ्थोरा, इसमें सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो यहां सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी इन दोनों में आपको सेलुलोज दिखेगा, अदरवाइज इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, लोमाजोम, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ओके, तो लोमाजोम्स को हम मेम्ब्रेनस वेसिकल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ग्रुप्स हैं लाइक पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप जानते होंगे, ये वो फंगाई जिससे एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है, पेनिसिलिन। ओके, तो लोमाजोम्स आर द मेम्ब्रेनस वेसिकल। ओके, ये मेम्ब्रेनस जो वेसिकल है, दे आर फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब इस चीज को भी आपको डायग्रामेटिक समझना है। सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और यहां पे एक मेम्ब्रेनस वेसिकल प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज लोमाजोम। तो पेनिसिलियम में क्या होता है ना, पेनिसिलियम में वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो पेनिसिलियम में आउटर वॉल इज फॉर्म्ड बाय लोमाजोम्स। ओके, तो पेनिसिलियम में आउटर वॉल, इन पेनिसिलियम outer wall is formed by lomazome. Outer wall is formed by lomasomes. अब जितना लोमाजोम्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट काइटोमोजोम्स है। काइटोमोजोम्स का मतलब वो कंपोनेंट जहां पे काइटिन स्टोर होता है। ओके, तो स्टोरेज ऑफ काइटिन टेक्स प्लेस इन काइटोमोजोम्स एंड दे आर लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ हाइफे। तो बिल्कुल टिप ऑफ हाइफे पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच कंटेन सेल वॉल मटेरियल दैट इज काइटिन। अब क्योंकि फंगाई इज ए मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूं कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, अब बात आती है इसके रिजर्व फूड मटेरियल की। तो रिजर्व फूड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्व फूड इज
स्टार्च, सॉरी ग्लाइकोजन और ऑयल, ग्लाइकोजन और ऑयल, ओके। एंड मेनली जो पूरा स्ट्रक्चर है फंगाई का ना, उसमें जितना इंपॉर्टेंट माइसीलियम है, हाइफे है, देन हाइफे का ऑर्गेनाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्शन, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, लोमाजोम्स एंड काइटोमोजोम्स। तो इस सेशन में हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी बहुत कुछ है क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स भी अभी आना बाकी हैं। बट पहले इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो इस वीडियो को देख के अगर उन्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।